टर्निंग इफेक्ट होगा वो हमेशा पाइवेटेड बॉडी पे होगा, F इंटू एल। पहला तो किस पे डिपेंड करेगा, ये फोर्स पे, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा डिपेंड करेगा हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस, टॉर्क, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो टॉर्क जितना हमें चाहिए इक्वल टू टॉर्क जितना हम अप्लाई करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th ICSE का फर्स्ट चैप्टर जो कि फोर्स है उसे कवर करेंगे। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना और यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अब चलो, अब एग्जाम तो वैसे भी बहुत पास आने वाले हैं तुम्हारे, तो बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डाल दो फोर्स की। अब भाई फोर्स तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, फोर्स क्या है, किसी को हम धक्का मार दें, पुश कर दें या खींच लें, ठीक है, जिससे उसकी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी से क्या मतलब होगा, बताओ भाई। ये कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसमें मैं फोर्स लगा के चला सकता हूँ, और कोई बॉडी अगर चल रही है पहले से तो मैं फोर्स लगा के उसे रोक सकता हूँ, और कोई अगर धीरे चल रहा है तो मैं उसे फास्ट करा सकता हूँ, और कोई फास्ट चल रहा है तो मैं उसे धीरे करा सकता हूँ। ठीक है, बेसिक। अब देखो, तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है और हल्दी का डब्बा, नीचे वाला जो हल्दी का डब्बा होता है ना, उसकी हल्दी खत्म हो गई, ऊपर से डब्बा निकालना है। तो मम्मी ने क्या बोला कि तुम्हारे रूम पे जो टेबल पड़ी है ना, उस टेबल को तुम किचन में लेके आओ। अब तुम टेबल को किचन में कैसे लेके जाओगे, ऐसे बाहुबली की तरह उठा के तो लेके नहीं जाओगे, बड़ी टेबल है। ठीक है, और तुम वो अभी 10वीं क्लास के छोटे से बच्चे, तुम क्या करोगे, तुम अपनी टेबल को ऐसे धक्का मारोगे और धक्का मार के घसड़ते घसड़ते किचन में अपनी मम्मी के पास लेके जाओगे। ठीक है, सो क्या करोगे, तुम ऐसे उसको धक्का मारोगे, इधर तुमने फोर्स लगाया। अब तुमने इधर फोर्स लगाया तो तुम्हारी टेबल किधर जाएगी बताओ, ऐसे तुम्हारी तरफ, यहाँ तुमने धक्का लगाया पीछे आ जाएगी या उधर ही जाएगी जहाँ तुमने फोर्स लगाया? ऑब्वियसली वहीं जाएगी जहाँ तुमने फोर्स लगाया। तो तुमने इधर फोर्स लगाया, सो इधर ही तुम्हारा जो टेबल है उसका मोशन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ क्या हुआ, वी अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई करा जो कि अभी तुम्हारी टेबल है, और हमारी टेबल चलने लग गई। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। कैसे मूव कर रही है बताओ, तुमने फिर वो टेबल को धक्का मारोगे तो कैसे मूव करेगी, सीधी सीधी एक लाइन में ही चलेगी ना, ऐसे अपने आप मुड़ेगी तो नहीं। मुड़ने के लिए तुम्हें उसे ऐसे धक्का देना पड़ेगा ना, तो तुम अगर सीधे धक्का दोगे उसे तो वो सीधी सीधी तो चलती रहेगी। ठीक है, सो देखो, वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो लाइन किस डायरेक्शन में, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस साइड तुमने फोर्स लगाया। अब इसको क्या, हम इसको बोलते क्या है हम, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो फोर्स की डायरेक्शन में चलने लग जाए, उसे हम बोलते हैं हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि तुमने अपनी क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। सो इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब देखो, तुम अपने रूम से लेके जाओगे टेबल को किचन तक, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर में दरवाजे नहीं है, दरवाजे ऑब्वियसली होंगे। तुमने धक्का मार के ले गए, तुम अपने दरवाजे पे रोके, अब तुम्हें दरवाजा खोलना है अपना। दरवाजा खोलने के लिए तुम क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, खोल दोगे दरवाजा फोर्स लगा के। ये तुम्हारा दरवाजा है, ठीक है, अब तुम्हें इसे खोलना है, ये तुम्हारा दरवाजा है, तुम्हें इसे खोलना है, तो तुम क्या करोगे, ऐसे दरवाजे को अपनी तरफ खींचोगे। ठीक है, हमने दरवाजे को, ये तुमने इस दरवाजे को अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इधर तुमने फोर्स लगाया। अब देखो, क्या यहाँ ऐसा होता है कि तुम दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हो, दरवाजा उखड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाता है? इतनी जान तो नहीं है ना भाई तुम्हारे अंदर। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं ना, इंस्टेंट दरवाजा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाए, दरवाजा अपनी जगह पे रोटेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ, सोचो ऐसा क्यों होता होगा कि यहाँ हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी चल रही है, बट यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी टर्न कर रही है, रोटेट हो रही है। ऐसा इसलिए होता है यार, क्योंकि जो ये है ना, ये हमारी फिक्स बॉडी होती है। देखो दरवाजे के साइड में देखो अपने जाके, ऐसे ऐसे ना पत्तियां लगी होगी लोहे की, और उनमें ना 3-4 स्क्रू लगा रखे होंगे। वो क्या करते हैं,
वो इस दरवाजे को ना रोक के रखते हैं कि कहीं दरवाजा हमारा भाग के कोई चुरा के ना ले जा ले, है ना। सो वो क्या करते हैं, वो दरवाजे का मोशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब मैं इस दरवाजे में कैसे भी फोर्स लगा लूं, दरवाजा सिर्फ घूम ही सकता है, या तो खुल सकता है तो बंद हो सकता है, और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि इन कब्जों ने उसे रोका हुआ है, ठीक है। सो इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस वी अप्लाइड force on a body, but it starts rotating, ठीक है। ये रोटेट होना स्टार्ट कर गई, ये चल ही नहीं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मोमेंट, ओ सॉरी, दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ फोर्स, ठीक है। जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और वो टर्न हो जाए, घूम जाए, तो हम बोलेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो रहा है, ठीक है। और अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो चलने लग जाए, ठीक है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। अब बताओ यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन क्यों हुआ और यहाँ हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्यों हुआ, भाई बताओ। देखो यहाँ ना इस बॉडी को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये बॉडी पाइवेटेड नहीं है, पाइवेट मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कब्जे लगा रखे हैं ना, तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट पाइवेटेड है। अब पाइवेट से होता क्या है कि तुम्हारी बॉडी का मोशन ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो सिर्फ तुम्हें घूमना अलाउ करेगी, ठीक है। सो देखो इस केस में क्या है, हमारी बॉडी फ्री है, क्या है, फ्री। सो हमारी फ्री बॉडी पे जब भी हम फोर्स लगाएंगे, सो वो हमारे फोर्स की डायरेक्शन में मूव होने लग जाएगी, ठीक है। बट ये देखो ये क्या है, हमारी पाइवेटेड बॉडी। जब हम किसी पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इट टर्न्स अबाउट द पाइवेट, और उसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो ये क्या है, हमारी पाइवोटेड बॉडी। चलो इसे नोट करो, बाकी आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब देखो यार, तुम जब अपना टेबल लेके जा रहे हो तो तुम जितना तेज फोर्स लगाओगे तुम्हारी टेबल उतनी तेज आगे जाएगी, जितना लगाओगे उतनी तेज वो आगे जाएगी। और तुम कहीं पे भी लगाओ, जैसे ये टेबल है ना, मैं चाहे ऊपर फोर्स लगाऊं चाहे नीचे फोर्स लगाऊं, मेरी टेबल आगे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। और वो उतनी स्पीड से जाएगी जितनी स्पीड से ऊपर से फोर्स लगाने में जा रही थी, ठीक है, ठीक है भाई। सो इसमें क्या हो रहा है, हेयर मोशन कितना तेज या कितना धीरे होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे फोर्स में, डिपेंड्स ऑन फोर्स ओनली, ठीक है। सिर्फ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं कहाँ लगाऊं, मैं कहीं पे भी फोर्स लगा दूं लेकिन वो बॉडी के अंदर होना चाहिए, तो ये मेरा जो डब्बा है ना या मेरी जो टेबल है वो चल जाएगी। पर दरवाजे के केस में क्या ऐसा होता है, बताओ। तुम कहीं पे भी फोर्स लगा के अपने दरवाजे को खोल सकते हो, ये तुम्हारा दरवाजा है। अब जरा जाके ट्राई करो जहां पे तुम्हारे कब्जे लगे हुए ना, जहां पे तुम्हारे ये हिंजेस हैं, इसी पॉइंट के अबाउट तुम जरा फोर्स लगा के देखो, ये तुम हो, यहां से पकड़ के खींचने का ट्राई करो, हैंडल नहीं होगा, नहीं खींच पाओगे, धक्का मारने का ट्राई करो, चलो ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम चाहे कितनी भी जान लगा लो, चाहे बाहुबली को भी बुला लो, ये दरवाजा उखड़ जाएगा, दरवाजा एक बार में ना उखड़ के निकल जाएगा, बट जो है वो टर्न नहीं करेगा। ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों कि यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा दरवाजा टर्न हो रहा है, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा दरवाजा टर्न नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो हो रहा है भाई, यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो नहीं हो रहा है, तो वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा टर्निंग इफेक्ट, कि फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। सो क्या होता है कि हेयर डोर डज नॉट ओपन, और इसी से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारा फोर्स लग कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट टर्निंग इफेक्ट
डिपेंड्स ऑन बोथ हाउ मच फोर्स इज अप्लाई, कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड and where it is applied, ठीक है। सो हमारा टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और हम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो इन दोनों क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी या फिर टॉर्क, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स उसका नॉर्मल नाम है और बाकी जैसे तुम्हारे निकनेम्स वगैरह होते हैं, जो तुम्हारी बंदी बंदी बोलती होगी तुम्हें बाबू सोना, है ना, वैसे ही उसको मोमेंट ऑफ फोर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है। सो हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है वो डिपेंड कर रहा है कितना फोर्स लगा रहे हैं और कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे टॉर्क लिख रहा हूँ, ठीक है, इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। अब इतना तुम नोट करो, इसके आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि टॉर्क को डिफाइन कैसे करते हैं, टॉर्क होता क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, ऐसा यूनिट वगैरह वगैरह, वो सब हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसे नोट कर लो। सो देखो हमें ये तो पता है कि हमारा टर्निंग इफेक्ट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, बट वो होता कैसे, निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट हमारी, यार स्पेलिंग गलत हो गई, रुक जाओ, गलती से हुई, हाँ ये मत सोचना मुझे स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो अब इतना तो तुम्हें पता है कि जब भी हमारा टर्निंग इफेक्ट होगा वो हमेशा पाइवेटेड बॉडी पे होगा, तो यहाँ हम एक ऐसी रॉड ले लेते हैं और उसको उसके एक कोने पे ऐसे यहाँ पे पाइवेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने पाइवेट कर दिया, पाइवोटेड, ठीक है। और इसकी लेंथ मान लो कुछ L है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ठीक है, हमने लगाया फोर्स F, लेंथ L, यहाँ पे पाइवेटेड है, ठीक है। सो हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, किसका प्रोडक्ट, फोर्स का, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। मतलब टॉर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ऐसे कुछ बनता है सिंबल, ये किस का मल्टीप्लीकेशन है, फोर्स का, यहाँ फोर्स कितना लग रहा है F, और फोर्स और पाइवेटेड पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये पाइवेटेड मतलब ऐसी ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है L, सो F इंटू L, ठीक है। ऐसे हम टॉर्क निकालते हैं। और देखो तुम्हारे सिलेबस में हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होंगे, तो जब भी तुम्हें टॉर्क वगैरह निकालना होगा तो तुम सीधे F इंटू L कर देना, ठीक है। अब बाद में आएगा तुम्हारा जब एंगल में फोर्स, किसी एंगल में फोर्स लग रहे होंगे ना, ये क्लास 11th में आएगा, बट अभी तक तुम्हारे सिलेबस में क्या आता है, परपेंडिकुलर फोर्सेस ही आता है, तो तुम F इंटू L करके अपना टॉर्क निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो टॉर्क हमारा फोर्स और लेंथ में डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है वो भी फोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा टर्निंग इफेक्ट भी इन दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लिखूं या ना लिखूं,
चलो छोड़ो, नहीं लिखता, बट तुम ये बात ध्यान रखना कि टर्निंग इफेक्ट हमारे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क पे डिपेंड कर रही है, तो अच्छी बात है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। बट दूसरा क्या है कि हमारा टर्निंग इफेक्ट टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है, और टॉर्क हमारा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द प्रोवाइडेड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन तो टॉर्क है। तो जिस पे टॉर्क डिपेंड करेगा उस पे हमारा ये टर्निंग इफेक्ट भी डिपेंड करेगा। ये मैं लिख देता हूँ यार, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 बार आ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। सो टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन पहला तो किस पे डिपेंड करेगा, ये फोर्स पे, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा डिपेंड करेगा हम कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, और इसको डिस्टेंस ना करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेना, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सो चलो इसे नोट करो, फिर मैं बताता हूँ टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा यूनिट वगैरह निकालते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो देखो, जो हमारा टॉर्क होता है ना, या मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पता है तुम्हें? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब पता है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू हो और उसकी कोई डायरेक्शन भी हो, ठीक है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी। अब टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टॉर्क से क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज़ को घुमा रहे हैं। अब हम किसी चीज़ को 2 तरीके से घुमा सकते हैं, या तो हम उसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, यानी या तो हम उसे ऐसे घुमा दें, या तो हम उसे उल्टा घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज, या तो हम ऐसे घुमा दें, ठीक है। सो ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब देखो बाय कन्वेक्शन, बाय वेक्टर लॉज नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तुम पढ़ोगे, मतलब जब कार्टेशियन, बहुत चीजें होती है यार आगे जाके, जब तुम 11th में पढ़ोगे ना ग्राफ थ्योरी वगैरह, तो तुम्हें पता चलेगा इसका रीजन। अभी तुम एक काम करो, बस रट लो, ठीक है। सो जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है ना, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। और जो हमारे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसे हम मानते हैं हमारा नेगेटिव। अब ये क्यों मानते हैं, इसकी तुम्हें रीजन क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। वेक्टर्स नाम से, मतलब क्वांटिटीज वगैरह के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तब तक का सब्र कर लो, ठीक है। अब पता चल गया तुम्हें टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, 2 तरीके के रोटेशन हो सकते हैं, या तो ऐसे घूम जाए या तो ऐसे घूम जाए, डायरेक्शन है दोनों में, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। सो डायरेक्शन का टिक, मतलब डायरेक्शन तो है, क्या बोलते हैं टॉर्क में, ठीक है। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है तो पॉजिटिव मानेंगे, डन। अब उसकी यूनिट क्या होगी यार, ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे बताओ? आती है तुम्हें यूनिट निकालना किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट निकालनी हो? नहीं आती तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो टॉर्क का पहले तो फॉर्मूला लिख लो, टॉर्क जिसे हम टाउ से डिपेंड करते हैं, इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, ये पूरा लिखते रहना आगे तुम, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें चाहिए यूनिट ऑफ टॉर्क इन SI, बस वही सिंपल फॉर्मूला छेप देंगे, फोर्स की SI यूनिट, बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी होगा, और आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट। अब देखो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, इतना पता होगा तुम्हें, न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। सो टॉर्क की SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, इसे हम NM से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली जो हमारी वो CGS यूनिट होगी वो क्या होगी, डायन सेंटीमीटर, ठीक है। CGS क्या होगी हमारी, डायन सेंटीमीटर, जो तुम्हें कभी कभी तो अपनी बंदी लगती होगी, ठीक है। चलो इतनी थ्योरी काफ़ी है, अब ज़रा क्वेश्चन में करते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन फिर एक कॉन्सेप्ट फिर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई, QUESTION क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तुम्हें एक नट खोलना है, तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा गैराज है, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तुम क्लास 10th में फेल हो गए, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें गैरेज में छोड़ दिया कि जा वहाँ मजदूरी कर,
ठीक है, उस केस का सोचो, तुम पूरे काले पीले पड़े हो, बने हुए भयंकर ग्रीस से। सो तुम्हें एक गाड़ी का नट खोलना है, तुम्हें गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना है, कुछ करने के लिए तुम्हें नट खोलना है। अब नट खोलने के लिए तुम्हें चाहिए 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है। टू ओपन अ बोल्ट यू रिक्वायर 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है। अब 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क तुम नहीं निकाल सकते ना, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों जैसे हाथ है, ठीक है। तो तुम कितना लगा सकते हो एट मैक्स? यू कैन अप्लाई अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एट मैक्स, ठीक है। हमें निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ स्पैनर, ठीक है। सबसे कम सबसे छोटा कौन सा पाना तुम यूज करो जिससे तुम इस चीज को खोल पाओ, ठीक है। अब सबसे छोटा पाना तो उतना ही होगा ना जिसका टॉर्क इस टॉर्क के बराबर हो जाए, क्योंकि तुम्हें कम से कम तो 1000 टॉर्क चाहिए। देखो, तुम्हें पार्टी में जाना है, क्लब में जाना है, क्लबिंग करनी है, तुम्हें एंट्री है 1000 रुपये, तुम्हें क्लब एंटर होने के लिए एटलीस्ट 1000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम पे 2000 हो, 3000 हो, वो तो और अच्छी बात है। तो तुम्हें एटलीस्ट बताना है ना, तो एटलीस्ट तुम्हें 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क तो चाहिए, ठीक है। सो टॉर्क जितना हमें चाहिए इक्वल टू टॉर्क जितना हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। हमें कितना चाहिए? 1000 न्यूटन मीटर का। कितना हम अप्लाई कर सकते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट, ठीक है। चलो जो भी होता है आगे, ठीक है। हमने मान लिया 100 न्यूटन मीटर का हमने फोर्स लगाया। अब देखो यहाँ पे मैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में पता है क्या मान रहा हूँ कि तुम जो फोर्स लगा रहे हो ना वो तुम बिल्कुल पाने के एज में लगा रहे हो। जैसे ये तुम्हारा नट है, ये तुम्हारा पाना है, इतना लंबा तुम्हारा पाना है, तो तुम फोर्स बिल्कुल एंड पे लगा रहे हो। तो ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट हो गया जो तुम्हारा पाइवेटेड पॉइंट है जिसको तुम्हें खोलना है, और तुम फोर्स बिल्कुल एज में लगा रहे हो। तो जितना इस पाने की लेंथ होगी ना यही तुम्हारा डिस्टेंस होगा जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, सॉरी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, उतना ही होगा जितना लंबा तुम्हारा पाना होगा, ठीक है भाई। ओके चलो अब इसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो 1000 न्यूटन किसके बराबर होना चाहिए? फोर्स कितना लगा सकते हो तुम्हें कितनी जाने? 500 न्यूटन की, बहुत ताकतवर हो भाई तुम। इनटू डिस्टेंस पता नहीं, कुछ मान लो एल, लेंथ ऑफ स्पैनर एल मान लिया। अब न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एल इक्वल टू 1000 अपॉन 500 इधर आएगा, नीचे आ जाएगा 500 मीटर। 0 से 0, 0 से 0, 5 2 10, क्या आ गया? 2 मीटर। तुम्हें भयंकर इतना लंबा एक हाथ और 2 हाथ वहाँ से लेके यहाँ तक का पाना चाहिए होगा तुम्हें वो खोलने के लिए, नट खोलने के लिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई कर लो ताकि तुम्हें इतने लंबे लंबे औजार यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं 2-3 नंबर में, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कब होता है हमारा, ठीक है। फोर्स नहीं सॉरी टॉर्क। सो अब बात हम करते हैं कि हम अपने टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ या मेथड्स टू इंक्रीज टॉर्क, हमारे मेथड्स टू इंक्रीज टॉर्क। अब देखो हमारा टॉर्क है जो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है। या तो हम मान ले कि लेंथ कितनी दूर हम मान रहे कितनी किस लेंथ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स इनटू लेंथ जहां हम लगा रहे हैं। तो देखो टॉर्क बढ़ाने के लिए या तो मैं फोर्स इंक्रीज कर दूं या तो मैं लेंथ इंक्रीज कर दूं, मैं लंबा कर दूंगा किसी डंडे को तो उससे मैं ज्यादा टॉर्क लगा पाऊंगा, क्योंकि
जो टॉर्क है वो हमारे फोर्स पे और लेंथ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ बढ़ेगी तो भी टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा। बट फोर्स की तो यार हम पे लिमिट होती है ना, हम इंसान है भाई, हम राक्षस थोड़ने की कितना भी लगा देंगे, है ना। सो फोर्स की हम पे लिमिटेशन है। लेंथ को हम छेड़खानी कर सकते हैं, हम लंबा कर सकते हैं, लेंथ को जितना चाहे हम उसे लंबा कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम टॉर्क इंक्रीज करना है, या मैक्सिमम टॉर्क के लिए जैसे ये है तुम्हारा कोई वो डंडा और यहाँ पे पाइवेटेड है। मैक्सिमम टॉर्क के लिए तुम क्या करोगे, ये जो पाइवेटेड पॉइंट है ना, इससे सबसे दूर फोर्स लगा दो, डिस्टेंस तुम्हारा मैक्स हो गया। इससे ज़्यादा दूर तुम जा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारा वही औजार ही खत्म हो गया भाई। डंडे से बाहर जाके तो फोर्स किस पे लगाओगे, हवा में थोड़ा फोर्स लगाओगे, है ना। सो क्या होता है, जब हमें टॉर्क मैक्सिमाइज करना होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारा डंडा है या जो हमारा टूल है उसके एकदम एंड पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तभी भी नहीं हो पा रहा हमसे, तभी भी हमें कम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम डंडा ही लंबा कर देते हैं, ठीक है। डंडा ही बढ़ा लो, है ना, फिर टॉर्क और बढ़ जाएगा, लेंथ डी मैक्स और बढ़ गया। सो हमारा डंडा मतलब डंडा बढ़ा के हमारा टॉर्क भी बढ़ गया, ठीक है। सो इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज करने के लिए या तो फोर्स इंक्रीज कर दूं या लेंथ बढ़ा दूं। और अगर कोई मेरे पे फिक्स लेंथ है, जैसे कि हमारा दरवाजा या कुछ भी हो, तो उसमें मैं क्या करूं कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए मैं फोर्स सबसे दूर लगा दूं, ठीक है। जिस पॉइंट पे पाइवेटेड है उससे सबसे दूर फोर्स लगा लो। जैसे दरवाजे के केस में क्या होता है, दरवाजा है, तुम कहां से खोलते हो दरवाजे को भाई, सबसे दूर इस पॉइंट पे हमारा हैंडल लगा रहता है, तुम यहां से धक्का देके खोलते हो। सो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारा टॉर्क भी बढ़ जाता है और तुम आसानी से दरवाज़ा खोलते हो, ठीक है। सो मैक्सिमम टॉर्क के लिए जब हमारा दरवाज़ा या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, हम क्या करेंगे, अप्लाई फोर्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम अपना, मतलब सॉरी, इसी की वजह से हमारे क्या होता है, दरवाजे का हैंडल बहुत दूर दूर होता है और हमारे पाने लंबे लंबे होते हैं। देखा होगा तुमने कभी गाड़ी या तुमने ट्रक का टायर पंचर हुआ होगा, तुमने देखा होगा उसके जैक का जो डंडा होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है। इसलिए होता है क्योंकि जितनी दूर फोर्स लगाओगे, जितना लंबा तुम्हारा डंडा होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा टॉर्क लगेगा, ठीक है। सो जो भी ये क्वेश्चन आते हैं कि वाई डोर हैंडल इज एट एज, या वाई कार जैक हैज लॉन्ग हैंडल, इन सब का एक ही रीजन है, टू मैक्सिमाइज टॉर्क बढ़ाने के लिए ही ये सारी झंझट, ये सारा झमेला हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब टॉर्क वॉर्क के बारे में इतना बहुत है, ठीक है, बहुत है। इससे ज़्यादा तुम्हारे सिलेबस में आ गया ना, मेरा नाम बदल देना भाई, इससे बाहर का, ठीक है। अब हम आगे एक चीज़ पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का तुम अगर डिक्शनरी में सर्च करोगे या ऑनलाइन सर्च करोगे तो इक्विलिब्रियम का मतलब आएगा टू अ स्टेट ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस के बारे में पढ़ना है, इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं इसे रेस कर रहा हूँ।